सईद काजी साहब, आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं उस हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूँगा। ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम जो है वो भी तैयार कर ली गई है। क्या आम इंतखाबात आइंदा कुछ महीनों में होने जा रहे हैं? देखिए, एक तब्दीली बड़ी वाज़ेह हुई है इन दिनों में वाज़ेह हुई है तब्दीली। वो हकीकत तो पहले मौजूद थी जी। ये आइन वगैरह जो है बड़ी अच्छी चीज होती है और ये अब बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है। अब यहाँ मकसद आम इंतखाबात करना नहीं होता और कभी रहा भी नहीं है, मगर अब जरा ज्यादा नेकेडली सामने आ गया है। वो है विद इन इन्वर्टेड कामाज मुस्बत नताइज। अच्छा। तो जब भी मुस्बत नताइज निकलने की हमें उम्मीद होगी, हम इंतखाब भी करवा लेंगे और आइन पर अमल भी कर लेंगे। मगर जैसे मैंने अर्ज किया कि आइन अब बड़ा फ्लेक्सिबल है एंड इट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द रूलिंग एलीट, और वो उनकी स्वीट विल पे है कि जब वो चाहे अमल कर लें, जब वो चाहे ना करें। और इन द एब्सेंस ऑफ यानी किसी किस्म की क्योंकि सियासी तहरीक जहाँ नहीं है, ट्रेड यूनियन जहाँ मौजूद नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी सब की सब कंप्रोमाइज्ड हैं, भले अपोजिशन में हो भले पावर में हो। तो इसलिए कोई ये ऐसा नहीं है। वो देखेंगे, अगर उन्हें सूट किया तो इलेक्शन भी हो जाएंगे, और अगर मुल्क के वसी व अरीज मफाद में ना हुआ तो लेट भी हो सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो अजीम शख्सियात अता तारड़ साहब या अताज अपना क्या नाम है चौधरी साहब, वो क्या नाम है दलाल, तो ये मतलब हमें इतला फक्तन देते रहते हैं कि कब ये मुल्क के वसी तर मफाद में होगा। जब मफाद में, और वसी तर मफाद जो है वो किसका है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। लिहाजा मेरे ख्याल में इसमें हमें अपने दिल पे बोझ नहीं डालना चाहिए। जब मुस्बत नताइज का मौका बन जाएगा तो हम करवा लेंगे। तो सर वसीतर मफाद वाली बात तो सही है ना सईद काजी साहब? देखिए, वसीतर मफाद में अवाम का सोचा, ये तमाम इस वक्त जो जमातें हैं, पीडीएम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने हुकूमत बनाई और मुल्क को अब इस वक्त तरक्की की राहों पर गामजन करने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, बात सुने, मैं आपको एक खबर देता हूँ कि कल फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है जी। कल फाइनेंशियल टाइम ने हमें बताया है कि जो दुनिया की सबसे महंगी कमोडिटी है और मोस्ट सॉट आफ्टर जो एक प्रोडक्ट है वो माइक्रोचिप है जी। और 2024 में इंडिया जो है वो उसको मार्केट कर रहा है और वो चंद एक बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स में बन जाएगा जी। अपनी हालत देखें, यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं कि 3.5, जिसे लाइफ सेवर कहते हैं। ये लाइफ सेवर मिला हमें 3-3.25 बिलियन का। और कल डॉक्टर फरूक सलीम मेरे शो में थे, उन्होंने बताया कि टल गया है। अभी आपके पास टाइम हो तो मैं बताऊंगा कि ये जो हम डिफॉल्ट करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो कल डॉन में इसकी तफसील भी आ चुकी है। तो ये है कि देख लेना आप किधर जा रहे हैं, आपके एम्स क्या है, इस मुल्क की रूलिंग एलीट क्या। अच्छा चले, हम बड़ा एट्रोसिटीज, मोदी ने बहुत ही जलालत की, बड़ा गंद भी डाला यार। कोई फ्लैट नहीं निकला उसका लंदन में, माइक्रोचिप रोल आउट कर दी। $160 बिलियन की टेक्नोलॉजी जो है वो आईटी को एक्सपोर्ट करता है। अपनी हालत देखें, अपनी औकात देखें और किन कामों में लगे हुए हैं आप। अभी कल जो डॉन ने ये रिपोर्ट किया है, हम टल गया, खुदा का शुक्र, और टला रहे। ये जो डिफॉल्ट है 131 मुल्कों ने 1900 से लेके आज तक डिफॉल्ट किया है। उसके क्या उसके निकले हैं, 30% पॉवर्टी बढ़ती है, तकरीबन 13% चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। जो बच्चे बच भी रहते हैं उन बच्चों की जो है कॉग्निशन खत्म हो जाती है, उनकी स्टेंटेड ग्रोथ होती है, उसके बाद 10 साल लग जाते हैं रिकवर होने में। आपकी जो एक्सेस टू हेल्थ एनर्जी और वो खत्म हो जाए। इस पर कोई बात हो रही है? ठीक सही। आई पर्सनली थिंक इवन इलेक्शन हैज बिकम रेलेवेंट इन द जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इश्यूज हैं और ये ऐसे इश्यूज हैं जो फौरी तौर पर हल तलब हैं और कई सालों से इन इश्यूज पर काम नहीं हो रहा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अतर काज़मी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इंतखाबात? सर, आने वाले कितने महीनों में आपको इंतखाबात नजर आ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन को देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन से जो खबरें आ रही हैं वो तो यही प्रिडिक्ट कर रही हैं कि शायद आइंदा कुछ माह में इसी साल आम इंतखाबात हो सकते हैं। देखिए, इंतखाबात सिर्फ ये है नहीं है कि उस दिन एक कोई वो मेला लगेगा और लोग जाएंगे और वो वोट वगैरह डालेंगे। इंतखाबात का एक पूरा माहौल होता है। इंतखाबात वो होते हैं जमहूरियत में जिसमें हर कोई इंतखाबी अमल के अंदर ऐसा तरीके से हिस्सा ले सके। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपने देखा कि 2 सूबों के अंदर तो इंतखाबात नहीं हुए,
तो जो पहले भी काजी साहब फरमा रहे थे, आइन तो अब इतना फ्लेक्सिबल है कि एक तरफ जो आपके मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है वो ये कहती है कि आपने 14 मई को इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन वो कहते हैं जी पार्लियामेंट इजाजत नहीं दे रही। पार्लियामेंट जो है इतनी मुकद्दस है कि वो उसने कलेक्टिवली ये फैसला कर लिया कि हमने 2 सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने। लेकिन उसी आइन के तहत उसी जो है मुल्क के अंदर एक ऐसी भी इकाई है कि जिसकी पार्लियामेंट को पुलिस जाके सील कर देती है और स्पीकर बाहर खड़ा होता है। ये मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारा आइन जो है उसमें इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो इनकी मर्जी होगी ये उसके मुताबिक करेंगे। अब ये बहस की क्या चीज क्या होती है, देखें आज जो हम ये बहस कर रहे हैं कि क्या इंतखाबात वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, यही तो अलमिया है। क्या हम लोग सोमालिया हैं या अफगानिस्तान है या हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? ये प्रिंसिपल तो 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने सेटल कर दिया था कि क्या होगा, क्या इंतखाब कब होंगे, किस वक्त होंगे, ये चीजें तो सेटल्ड हैं। लेकिन आज जो हम ये बहस कर रहे हैं यही शो करता है कि हम चीजों को किस नहज पे लेके आ गए। अच्छा काजी साहब, आपने आइन की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की और आपने कहा कि जिस तरह 2 सूबों में इंतखाबात नहीं हुए, तो अब तो अगस्त में कौमी असम्बली की ही मुद्दत पूरी होने जा रही है ना, तो क्या आपको लगता है कि आप इसको भी खींच सकते हैं ये? नहीं, देखिए कौमी असेंबली की मुद्दत के हवाले से हुकूमत ये फरमा रही है कि अगर हमने एक दिन भी पहले असेंबली तोड़ दी तो फिर 60 नहीं 90 रोज के अंदर इंतखाबात होंगे। अब फिर इसका मतलब है कि आइन में गुंजाइश है अगर वक्त से पहले असेंबली टूटती है तो 90 रोज में इंतखाबात होते हैं। तो जो 2 सूबों की असेंबलियां टूटी थी वहां पे तो आपने 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवाए। यही इलेक्शन कमीशन वहां पे क्या क्या तौजियात पेश करता रहा, हुकूमत क्या कुछ कहती रही। तो मसला ये है ना कि जब हमने देख लिया है कि आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो कुछ नहीं होना, तो फिर हम किस तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं? आप किसी भी मुल्क में आप अपनी सियासत करें, कोई भी काम करें, वो सर्टेन दायरा कार के अंदर रह के आप करते हैं। लेकिन जब वो दायरा ही खत्म हो गया है तो अब फिर उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि इनकी मर्जी होगी तो करवा देंगे, मर्जी नहीं होगी तो नहीं करवाएंगे। तो ये जो बहस चल रही है इस वक्त पूरे मुल्क में कि इंतखाबात किस टाइम पे होंगे, ये बुनियादी तौर पे आई ओपनर होनी चाहिए आवाम के लिए कि देखें कि आइन के होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, सेट रूल्स के होते हुए फिर भी हमें नहीं पता कि क्या होगा। जी अच्छा काजी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा का कहना था कि दारों में बैठी काली भेड़ों को इबरत का निशान बनाना चाहिए और भी उन्होंने बहुत सारी तनकीद की। आप मौजूदा हालात में उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं और काली भेड़ों वो किस तरफ इशारा कर रही थी? ये तो खैर उन्हीं से पूछा जा सकता है काली भेड़ें कौन सी हैं, मगर ये कौन तय करेगा कि काली भेड़ें कौन सी हैं? कल की काली भेड़ें जो हैं वो आके जमानतों के बगैर हलफ लेती हैं और वजारत का हलफ पहले लेती हैं और अदालत में बाद में जाती हैं। कल के जो मुक्तदर लोग थे उनके मुताबिक वो काली भेड़ें थी, आज कुछ और काली भेड़ें हैं। तो ये अपने कन्वीनियंस का मैटर है। देखिए बात यह है कि मैं आपको बड़ी एक अहम बात बताऊं, एक बड़ी जो बुनियादी बात है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। बात यह है कि ये जो मॉडर्न स्टेट है गोरा बहादुर की, ये एट वॉर विद इट सेल्फ हो गई है। इसके जो 3 उन्होंने पिलर बनाए थे जिसमें मुकन्नना है, आपकी कैबिनेट है और ये आपकी जो अदलिया है, ये यूं समझे कि जो दायां हाथ है वो बाएं बाजू को तोड़ना चाहता है। देखिए और ये कुछ स्टेट इस मुल्क के गरीब लोगों के लिए नहीं गोरे ने बनाई थी, वो एक मुक्तदर और जो पावरफुल तबकात हैं उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई थी। इसमें हमारा लेफ्ट वाले लोगों का यही ख्याल है। हाँ मुख्तलिफ और भी राय है, इट इज कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन का मामला है। मगर सवाल ये है कि ये स्टेट ने यहाँ हो, अमेरिका हो, किसी जगह भी हो, एक बिग बिजनेस या बड़े जो ताकतवर लोग या मालियात वाले हैं या जिनके मालियाती मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी हुई है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान साहब भी, या माफ कीजिएगा पता नहीं आप इसे काट ही दीजिएगा, उनके साथ भी तो एक बड़े पावरफुल और ताकतवर सरमायादार ही बैठे हुए थे ना। हाँ जी। तो बात ये है, चले अब वो उनकी जो भी शक्ल है, तो सवाल ये है कि जो लम्हा फिक्रिया है इनको ये समझ नहीं आती। खाकान अब्बासी साहब ने कल एक बात की प्रोग्राम में बैठ के, ये जो रातों रात आपने ऑर्डिनेंस बनाया है, ये 14 दिन से 30 दिन किया है, ये कल हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। और वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और मियां नवाज शरीफ और फैमिली के बाद वाहिद आदमी है जितने अपेक्स ओहदे पे मुस्लिम लीग नून ने अलाउ किया उनको जाने के लिए। तो बात ये है कि ये जो कर रहे हैं छोड़ दें, अवाम पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं है। वोट किसकी है किसकी नहीं है वो अलग बात है, मगर सवाल ये है कि ये लोग जो हैं खुद जो हैं वो यार खुद लड़ी जा रहे हैं आपस में।
जी मुझे बताएं ना, ये जितना मैं ज्यादा किस हद तक बोलूं। सही साहब, ये कौन लड़वा रहा है इनको? क्यों, कौन लड़वा रहा है? ये खुद लड़ रहे हैं, ये खुद लड़ रहे हैं। उसकी वजह क्या है, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम लेना शायद मुनासिब ना हो, बड़े अजीम आदमी थे। उन्होंने एक बात की थी कि जब ये ग्लोबलाइज सरमाया होगा तो 3 काम हो जाएंगे। एक तो ये कि दौलत का एक को हमाला खड़ा हो जाएगा जिसमें ये लोग चंद एक लोग बैठे होंगे, गुर्बत और जिल्लत की कोई अथा नहीं होगी, और रियासत मतरूक हो जाएगी। ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, हाई गेट सिमेट्री में हुआ सूदे खाक है कि स्टेट मतरूक हो जाएगी। अब ये जो बड़े को हमाला, दौलत के को हमाला पे लोग बैठे हुए हैं, वो तो कई निजी महफिलों में बड़े बड़े इदारों के बारे में कहते हैं, यार इनकी कितनी तनख्वाह होगी। तो ये है वो काली भेड़ें इदारों में नहीं है। काली भेड़ें वो हैं जो अपने दौलत और सरमाए की बल पर इदारों को खेल बना के जिन्होंने रखा हुआ है। सर, कार्ल मार्क्स ने एक बात और भी कही थी। सर, कार्ल मार्क्स ने एक बात और भी कही थी जिसके बाद एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आई थी और जर्मनी अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आज तरक्की याफ्ता ममालिक में नंबर 1 पे है। मेरा ख्याल है हमें वो मॉडल भी अपनाने की जरूरत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो समझता हूँ कि ये जो मार्केट इकॉनमी है ये, और उसके साथ जो अकॉम्पनिंग लिबरल डेमोक्रेसी है, इसका तो बोलोराम हो चुका है। अगर नैन्सी पेलोसी की सीट पर एक बूटों समेत बंदा चढ़ जाता है और सोसाइटी पोलराइज्ड है, अमेरिका बहादुर में जिसका मिसाल देते हुए हम हाथ मान लेते हैं बड़े